प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए सम्मिश्र संख्याएं अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित कुछ सर्वसमीकरण बता रहे हैं। आपको सबसे पहले तो ये है कि ये सर्वसमीकरण मालूम होना चाहिए कि होती हैं। फिर दूसरी बात यह है कि इन पर आधारित जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उनको आपको अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि आपको ये सर्वसमीकरण स्पष्ट हो जाए। फिर उसके बाद आप उससे कठिन प्रश्नों को उसमें इस प्रयोग कीजिए, जिससे कि आप भली प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व कर सकें, सीख सकें। तो किसी भी टॉपिक का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले आवश्यक ये होता है कि हम उस टॉपिक से संबंधित सूत्रों को, नियमों को, सिद्धांतों को समझें, याद करें, विचार करें और फिर छोटे छोटे प्रश्नों को हल करके उनको अपना स्पष्टीकरण कर लें कि हाँ वास्तव में इस सूत्र का, इस नियम का, इस सर्वसमीकरण का क्या मतलब है। फिर हम उनको बड़े बड़े कठिन कठिन प्रश्नों में उपयोग कर सकते हैं और उनकी सहायता से हम कठिन कठिन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं कि x प्लस वाई की होल पावर 2 बराबर होता है x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस 2xy। आपको ये मालूम है कि हाँ वास्तव में ये होता है। तो जब आप इसका प्रयोग कर रहे होते हैं उस समय आपके मन में ये कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं होता है कि ये सूत्र वास्तव में है या नहीं है। आप इसका तुरंत प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार से सम्मिश्र संख्याओं का जब अध्ययन कर रहे हैं तो उससे संबंधित जो गुण हैं, जो आइडेंटिटीज हैं, जो सर्वसमीकरण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उन सब के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी होना चाहिए, जिससे आप उसका प्रयोग करते समय आपके मन में किसी प्रकार का संदेह पैदा न हो कि ये नियम है या नहीं है। और जब आपको नियम स्पष्ट हो जाए फिर आप उन नियमों को कठिन कठिन प्रश्नों में उपयोग करके उनको हल करने का प्रयास कीजिए। तो आपको आज हम 10 सर्वसमीकरणों के बारे में बतलाएंगे। सर्वसमीकरण तो बहुत सारी है, लेकिन अन्य सर्वसमीकरणों के बारे में आपको हम बाद में बतलाएंगे। आज केवल हम आपको 10 सर्वसमीकरणों के बारे में समझा रहे हैं। इन पर आप विचार कीजिए। इनसे संबंधित छोटे छोटे हल्के हल्के प्रश्न जो हैं आपकी पाठ्य पुस्तकों में दिए गए हैं, उन्हें करने का प्रयास कीजिए और इन्हें स्पष्ट कीजिए कि इसका मतलब क्या है। वैसे इससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्नों को मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहली बात तो यह है, यदि Z एक सम्मिश्र संख्या है। अगर मान लीजिए Z एक सम्मिश्र संख्या है, ये संकेतों का मतलब भी मालूम होना चाहिए। सम्मिश्र संख्याओं को हम Z से दर्शाते हैं। Z1 माने पहली सम्मिश्र संख्या, Z2 माने दूसरी सम्मिश्र संख्या, Z3 माने तीसरी सम्मिश्र संख्या। इन संकेतों के अर्थ के मालूम होना चाहिए, अर्थ मालूम होना चाहिए आपके लिए। तो हमने लिखा यदि Z एक सम्मिश्र संख्या है तब Z बार का मतलब होता है Z की समयुग्मी संख्या। Z हमारी एक सम्मिश्र संख्या है, तो Z बार का मतलब होता है Z की समयुग्मी संख्या। और ये बातें जो है इससे पहले आप अपनी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। और Z का ये लिखा है, इसका मतलब होता है Z का मापांक और इसका मतलब होता है इतने का मापांक। तो आप आज जो सर्वसमीकरण आपको हम बता रहे हैं उनके अध्ययन के लिए, उनके समझने के लिए आपको ये 4 बातें स्पष्ट होना चाहिए। यदि मान लीजिए Z एक सम्मिश्र संख्या है तो Z बार का मतलब होता है Z की समयुग्मी संख्या। Z मॉड का मतलब, ये मॉड का निशान होता है, इसका मतलब होता है Z का मापांक। और ये Z बार मॉड का मतलब होता है कि जो समयुग्मी संख्या है उसका मापांक। क्लियर? तो देखिए अब आपको हम
सर्वसमकाओं के बारे में बतला रहे हैं। पहली सर्वसमका यह है कि यदि मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है और उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने जोड़ लिया और उसके बाद आपको उसका कंजुगेट निकालना है, अर्थात उसकी सम्मिश्र संख्या निकालनी है, कंजुगेट निकालना है। तो इसके लिए हम इतना प्रयास करें कि पहले हम इसको जोड़ें, इनको जोड़ें, फिर उसका कंजुगेट निकालें। इसके स्थान पर आप ये भी कर सकते हैं कि पहले वाली संख्या का कंजुगेट निकाल लीजिए और दूसरी वाली संख्या का कंजुगेट निकाल लीजिए और उनको जोड़ लीजिए, तो वो इसके बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्राप्त होगा, उसका कंजुगेट जो है उन दोनों संख्याओं के अलग अलग कंजुगेटों के योग के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट ये बराबर होता है Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट। आपको यहां पर ज्यादा प्रश्न करना पड़ेगा, पहले आपको Z1 और Z2 का जोड़ निकालना पड़ेगा, फिर उसका कंजुगेट निकालना पड़ेगा है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसका कंजुगेट अलग निकाल दीजिए, इसका कंजुगेट अलग निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से इसमें है। तीसरा, अगर मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनकी परस्पर गुणा है और हम उस गुणनफल का कंजुगेट निकालना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि पहले वाले की आप कंजुगेट निकाल लीजिए और दूसरे वाले का कंजुगेट निकाल लीजिए, उनको गुणा कर लीजिए। कहने का मतलब यह है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के गुणनफल से प्राप्त कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंजुगेट उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलग अलग कंजुगेटों के गुणनफल के बराबर। क्लियर। अब चौथा देखिए आप, Z1 बटे Z2, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। आपने Z1 को Z2 से भाग दिया, जो फल प्राप्त हुआ उस फल का आप कंजुगेट निकालना चाहते हैं। तो ये क्रिया करने की जगह कि पहले आप Z1 को Z2 से भाग करें फिर उसका कंजुगेट निकालें, आप ऐसा कर सकते हैं कि Z1 का कंजुगेट निकाल लें और उसको Z2 के कंजुगेट से भाग कर लें। मतलब यह है कि आप यहां पर इतना प्रश्न न करके कि पहले Z1 को Z2 से भाग करें फिर उसका कंजुगेट निकालें, आप डायरेक्ट जो है Z1 का कंजुगेट निकाल दीजिए और Z2 का कंजुगेट निकाल के और जो फल प्राप्त हो उसको भाग कर दीजिए। तो इसको इस प्रकार से कहते हैं Z1 अपॉन Z2 का कंजुगेट बराबर होता है Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट। क्लियर। अब पांचवा नियम देखिए, यदि मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है और हमने इसका कंजुगेट निकाला, क्लियर, फिर जो हमारे पास निकल के कंजुगेट आया उसका फिर हमने कंजुगेट निकाला, इसका था कंजुगेट का कंजुगेट। तो ऐसा करने के बाद हमारे लिए वही संख्या ओरिजिनल प्राप्त हो जाएगी जिस हमारे लिए प्रारंभ में दी गई थी। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, जिस पर मैं आप परीक्षा में या अपने अभ्यास करते समय प्रश्नों को हल कर रहे हैं उस समय नियमों की आवश्यकता पड़ती है। आपको नियम जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे आप प्रश्नों को उतनी आसानी से और विश्वास के साथ हल कर सकते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, नियमों की जानकारी नहीं है, तो आप हर सूत्र पर, हर लाइन पर यही सोचेंगे ये नियम होता है नहीं होता है, इसलिए नियमों की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। अब पांचवा देखिए नियम ऐसा है, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं हम रियल पार्ट और एक को कहते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं REZ, इसका मतलब Z का रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं IMZ। RE से मतलब होता है रियल और IM से मतलब होता है इमेजिनरी, जिसे हिंदी में काल्पनिक भाग बोलते हैं। क्लियर। तो अब जैसे मान लीजिए आपका लिखा है Z इक्वल टू 5 माइनस 6 आयोटा, तो इसमें ये 5 तो आपका रियल है और -6 जो है वो इमेजिनरी कहलाएगा। तो इसमें REZ कहिए या RE 5 माइनस 6 आयोटा कहिए, ये बराबर होगा 5।
इसका मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है ये लिखा हुआ है 5 के बराबर है, और अगर हम इसके इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे तो im बराबर -6, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं im 5 - 6 आयोटा इज इक्वल टू -6। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर तो जेड के ऊपर बार लगा देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, इसी प्रकार से इन संकेतों के आपको बात को मालूम होना चाहिए। REZ का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड का रियल पार्ट, IMZ का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? और देखिए 5वां नियम, क्योंकि 5वां नियम जो है इसी इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट से संबंधित है, इसलिए आपको जानकारी देना जरूरी थी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट हम निकालना चाहते हैं तो वो बराबर हो जाता है z प्लस z का कंजुगेट अपॉन 2। जहां पर ये लिखा हुआ है कि z का रियल पार्ट निकालना है हमारे लिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं उसके स्थान पर प्रश्न को हल करते समय कि Z1 और Z2 के लिए जोड़ लीजिए और जो फल प्राप्त हो उसको आप 2 से भाग कर दीजिए, तो आपको Z का रियल पार्ट मालूम पड़ जाएगा। और यदि आप मान लीजिए Z का इमेजिनरी पार्ट निकालना चाहते हैं तो Z का इमेजिनरी पार्ट बराबर होता है Z - Z का कंजुगेट अपॉन 2i। Z1 और Z2 का कंजुगेट निकाल लीजिए, Z के मान में से Z के कंजुगेट को घटा दीजिए, जो फल आपको प्राप्त हो उसे आप 2 आयोटा से भाग कर दीजिए, तो आपको फल उतना ही प्राप्त होगा जितना Z का इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर? अब आप देखिए 7वां नियम, 7वां नियम ये बतलाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड और उसके कंजुगेट का मॉड दोनों परस्पर बराबर होते हैं। आप चाहे मॉड इसका निकालें चाहे मॉड इसका निकालें, दोनों के मॉड बराबर आएंगे। अब आप 8वां नियम देखिए। 8वां नियम यह है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉड का स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप उसके स्थान पर लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड। अभी हम प्रश्नों को जब हल करते हैं ना तो कभी हमें इसके स्थान पर ये लिखना पड़ता है, कभी इसके स्थान पर ये लिखना पड़ता है, कभी इसके स्थान पर ये लिखना पड़ता है। तो ये यदि सूत्र आपको मालूम है तो आप आसानी से उसके स्थान पर लिखते चले जाएंगे। आपका मान लीजिए लास्ट में रिजल्ट आ गया प्रश्न को हल करते करते, लेकिन जो पुस्तक में उत्तरमाला में आंसर दिया है वो ये दिया है, तो आप विचार कर रहे हैं कैसे होगा। लेकिन यदि आपको ये सर्वसम्मत का मालूम है तो आप इसे तुरंत ये लिख देंगे, आपको मालूम हाँ भाई नियम होता है, इसलिए नियम जरूरी है जानना। ठीक है ना? अब देखिए नमा नियम देखिए, नमा नियम जो है 5, 6, 7, 8, ये छठा हो गया साहब, ये गलत हो गया। छठा ये है, 7वां ये है, 8वां ये है और नमा ये 10वां बता रहा हूं लास्ट। ठीक, 10वां नियम ये है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप इनवर्स निकालना चाहते हैं, इनवर्स माने विक्रम 1/z, तो इसका मान जो है वो इसके कंजुगेट अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इनवर्स या रेसिप्रोकल जो होता है वो कंजुगेट अपॉन मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। इस प्रकार से 5 नियम ये और 5 नियम ये, इसे आप नियम कहिए, गुण कहिए, सर्वसमकाय कहिए, जिस प्रकार से आपको समझ में आता है, सूत्र कहिए, याद कर लीजिए, विचार कर लीजिए। इनके ऊपर आधारित जो छोटे छोटे प्रश्न हैं आपकी पाठ्य पुस्तकों में पहले आप उन्हें कीजिए, कठिन प्रश्नों का करने का अभ्यास करने मत कीजिए। ये मत सोचिए पहले कठिन प्रश्न करने, पहले हल्के हल्के प्रश्न करके इन नियमों को स्पष्टीकरण कर लीजिए। जब आपको नियम स्पष्ट हो जाए तभी फिर आप कठिन प्रॉब्लम्स में उनका प्रयोग करिए। ठीक है ना? तो आज जितनी बात हमें बतलानी थी वो बात हम बता चुके, आगे फिर कभी कोई नई बात बतलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।